Bismillahirrahmanirrahim. So this is the part 2 of nursing process chapter number first FOIN2. पिछली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते ताकि आपको देखने में आसानी हो। पिछली बार हमने वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। पॉसिबल का मतलब है कि मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है। मतलब इसका असल मकसद है मतलब है शक की बुनियाद पर। इट डिस्क्राइब्स अ सस्पेक्टेड प्रॉब्लम। ये एक सस्पेक्टेड प्रॉब्लम, एक शक की बुनियाद वाली प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। फॉर विच करंट एंड अवेलेबल डेटा आर इनसफिशेंट, जिसमें करंट जो और अवेलेबल डेटा हमारे पास मौजूद होता है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो इनसफिशेंट होता है, वो हमारे पास पूरा नहीं होता कि वो उस प्रॉब्लम को वैलिडेट कर सके, उस प्रॉब्लम का हमें पता चल सके। फॉर एग्जांपल, पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन इथियोलॉजी। अननोन इथियोलॉजी का मतलब है कि जो काजेटिव फैक्टर्स होते हैं, एक प्रॉब्लम के, एक बीमारी के जो काजेटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही होती है, उसको हम इथियोलॉजी कहते हैं। वजह वजह भी हम इसको कह सकते हैं। तो पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन इथियोलॉजी, कि सोशल आइसोलेशन पॉसिबल है लेकिन उसकी वजह, उसकी मतलब हमें वजह मालूम नहीं कि क्यों क्यों है ऐसा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ये है कि एक एन एल्डरली विडो हु लिव्स अलोन इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि एक बूढ़ी औरत है जो अकेले रहती है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। द नर्स नोटिस दैट शी हैज़ नो विजिटर्स एंड इज़ प्लीज्ड विद अटेंशन एंड कन्वर्सेशन फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ। और नर्स ये नोटिस करती है कि इसके मतलब पूछने वाला कोई नहीं, कोई विजिटर्स नहीं आ रहे, और वो उसके साथ जब नर्सिंग स्टाफ बात करती है या अटेंशन उसको देती है तो वो खुश होती है वो औरत। द नर्स में राइट अ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन इथियोलॉजी। तो नर्स ऐसा लिख सकती है कि इनको सोशल आइसोलेशन है। सोशल आइसोलेशन का मतलब है कि इसका कोई है नहीं, ये अकेली है और इसकी कोई वजह मालूम नहीं हमें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज हो गया जो शक की बुनियाद पर होता है। इसके बाद है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज। सिंड्रोम का मतलब ही यही है कि बहुत सारे जो मतलब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास एक साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हमें पता नहीं चलता कि अब इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोस को हम इस तरह से कहते हैं कि इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस दैट फ्रिक्वेंटली गो टुगेदर एंड प्रेजेंट अ क्लिनिकल पिक्चर। कि हमारे पास बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब पेन भी हो गया और डिस्कम्फर्ट भी हो गया, इस तरह की, ठीक है, वो एक साथ होती है। ठीक है, और एक क्लिनिकल पिक्चर हमारे पास वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें हो गया है ना क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के एकदम हमारे पास क्रॉनिक पेन हो जाता है और बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी है और वो रोने भी लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ, मतलब बहुत सारी सिम्टम्स वो है वो एक साथ शो कर रहा होता है। इसी तरह रेप ट्रॉमा सिंड्रोम में भी वो गुस्सा भी होता है, वो रोता भी है, वो चीखता भी है, उसको वो दर्द भी होता है, बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो एक ही साथ होते हैं। इसी तरह डिस्यूज सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट जो होते हैं वो जब ज़्यादा देर तक बेड पे पड़े रहते हैं तो उनको बेड सोर भी हो जाता है, उनको दर्द भी होता है, उनकी मोबिलिटी भी नहीं होती। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ मौजूद होते हैं। क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद डिसयूज सिंड्रोम। अब डिसयूज सिंड्रोम के साथ जो क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस मौजूद होते हैं वो सिंड्रोम्स क्या है? तो इसमें है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, कि फ़िज़िकल मोबिलिटी भी इनकी इम्पेयर्ड रहती है। ये भी एक डायग्नोसिस है, लेकिन ये दूसरी बीमारी के लिए हम एक लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब सिंड्रोम है तो इसमें बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी डायग्नोसिस एक साथ मिलकर एक क्लिनिकल पिक्चर प्रेजेंट करती है। तो इसमें है कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी भी हो गया, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी, की टिश्यू इंटीग्रिटी भी ख़राब हो सकती है। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी हो सकती है कि बंदा फिर चलने फिरने के लायक नहीं रह सकता। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, इनको कब्ज़ भी हो सकता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। रिस्क फॉर इंजरी भी हो सकती है। रिस्क फॉर पावरलेसनेस, इनका अपने आज़ा पर फिर पावर नहीं रहता, वो हिला नहीं सकते। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज भी उनका इम्पेयर्ड हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो डिसयूज सिंड्रोम के साथ इतने सारे डायग्नोसिस जब मिलकर एक क्लिनिकल पिक्चर प्रेजेंट करती है तो उसको हम सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं।
फिर है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स क्या है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये याद रखें, ये भी पेपर में आ सकता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस के कितने कंपोनेंट्स है। तो ये हमारे पास मेनली 3 है। एक है द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्नोस्टिक लेवल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कि इनको क्या प्रॉब्लम है, लाइक सांस में दुश्वारी इस तरह के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया है। द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स कि किस वजह से हो रही है, तो ये हमारे पास इथियोलॉजी हो गए, कॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। एंड नंबर 3 है साइन एंड सिम्टम्स और द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो जो शो कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस की कंपोनेंट है। तो ये तीनों हम मिलकर जब लिखते हैं तो इससे हमारे पास एक नर्सिंग डायग्नोस बन जाता है। अब है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी एक एक करके डिफाइन कर है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो इट डिस्क्राइब द पेशेंट हेल्थ स्टेटस और रिस्पॉन्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विच नर्सिंग थेरेपी इज़ गिवन, ठीक है। तो ये पेशेंट के हेल्थ स्टेटस और उसके रिस्पॉन्स को शो करता है हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जो पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको शो करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। द पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक लेबल इज़ टू डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स, के हम गोल्स बनाए और डिजायर्ड आउटकम्स हम हासिल कर ले। इट में आल्सो सजेस्ट सम नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसमें सब नर्सिंग इंटरवेंशन भी सजेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिफिशेंट नॉलेज, ठीक है, कि मेडिकेशन के बारे में नॉलेज कम है, और डिफिशेंट नॉलेज डाइटरी एडजस्टमेंट या डाइटरी एडजस्टमेंट के बारे में नॉलेज कम है। सिमिलरली एक्टिविटी इंटॉलरेंस और कॉन्स्टिपेशन के हमारे पास इंटॉलरेंट एक्टिविटी है या इनको कब्ज़ हो रही है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम के साथ मतलब किस वजह से जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है इथियोलॉजी। अब वो इथियोलॉजी आगे आएगा कि रिलेटेड फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स। अब जो प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड फैक्टर्स है, द इथियोलॉजी कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई काजेज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, कि हेल्थ प्रॉब्लम के काजेज क्या है, किस वजह से हम इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किस वजह से इनको एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इथियोलॉजी हो गई। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया, उसके बाद हम इथियोलॉजी लिखेंगे। इथियोलॉजी हमारे पास काज हो गया, ठीक है। दीज आर काजेटिव फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द क्लाइंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर्स हो गया, एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स देख रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम के साथ। एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस और ओबिसिटी। अब वही वाला एक्टिविटी इनटॉलरेंस है, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये रिलेट करता है किसके साथ, कौन सी इथियोलॉजी के साथ, रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस और ओबिसिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि या तो वो वीक है या बहुत ज़्यादा ओबीज है, बहुत ज़्यादा मोटा है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या वो उसका उसका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा नहीं करता। या दूसरा जो है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक। अब कॉन्स्टिपेशन है, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब ये रिलेट करता है कौन से काज के साथ, इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक के साथ, कि ये हमारे पास फ्लूइड इनटेक नहीं करता, इस वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन हो गई। और इनएडुकेट फाइबर इनटेक, क्या ये जब फाइबर ये नहीं लेता, तो इस वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन है। तो वजह जो है वो हमारे पास इथियोलॉजी हो गई, ठीक है। अब है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, साइन और सिम्टम्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आर द क्लस्टर्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेवल और हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो साइन और सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है, एक हेल्थ प्रॉब्लम को, तो वो हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी उसको कह सकते हैं, और वो साइन और सिम्टम्स भी हो जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम इंडिकेट करती है, ठीक है। तो उनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। अब फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट जो है ये एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कम है, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक। अब ये हमारे पास रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक जो है वो काज हो गया, कि इस वजह से फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिफिसिट है। मैनिफेस्टेड बाय ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कैसे पता चला, बाय ड्राई स्किन, कि इसका स्किन ड्राई है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन इसका ड्राई है, ठीक है। तो जब ये साइन और सिम्टम्स हमें बताते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम के बारे में, तो ये हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब है द डायग्नोस्टिक प्रोसेस। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस है 3 स्टेप्स। अब हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेस की 3 स्टेप्स है। एक है एनालाइजिंग डेटा, कि हम डेटा को एनालाइज करें, आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स,
हेल्थ प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, और हम एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डायग्नोस्टिक प्रोसेस हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी 3 स्टेप्स है डायग्नोस्टिक प्रोसेस की, और ये दोबारा भी आ गया। ठीक है, तो ये याद रखें। अब है फार्मूलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है, अब है मोस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आर रिटन एज 2 पार्ट और 3 पार्ट स्टेटमेंट। अब या 2 पार्ट्स में लिखते हैं या 3 पार्ट्स में लिखते हैं। बेसिक 2 पार्ट सिस्टम, जो बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं उसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी इथियोलॉजी के प्रॉब्लम क्या है और इसका काज क्या है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिक 2 पार्ट स्टेटमेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड PE फॉर्मेट, इसको हम PE फॉर्मेट कहते हैं, प्रॉब्लम और इथियोलॉजी फॉर्मेट। ठीक है, ये याद रखें कि बेसिक 2 पार्ट स्टेटमेंट जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ है, तो एक है प्रॉब्लम, एक है इथियोलॉजी। ठीक है, हम सिर्फ ये 2 पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है स्टेटमेंट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स, के पेशेंट की जो रिस्पॉन्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम हो गया। इथियोलॉजी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू और पॉसिबल काज ऑफ द रिस्पॉन्स, की इसकी जो काज है वो इथियोलॉजी हो गया। एग्जाम्पल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इथियोलॉजी, बस हम सिर्फ ये दोनों चीज़ें रखते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये इस इथियोलॉजी के साथ रिलेट करता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस और ओबिसिटी, कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस है लेकिन ये रिलेट करता है, इसकी काज क्या है कि जनरलाइज्ड वीकनेस है और ओबिसिटी है। ठीक है, अब है 3 पार्ट स्टेटमेंट। तो 3 पार्ट स्टेटमेंट को हम PES फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, PES फॉर्मेट में हमारे पास प्रॉब्लम भी होता है, इथियोलॉजी भी होती है और साइन सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने देख लिया कि पेशेंट रिस्पॉन्स है, इथियोलॉजी हमने काज बता दी। ठीक है, अब है साइन एंड सिम्टम्स की बारी। इसमें हम साइन एंड सिम्टम्स भी शामिल करते हैं जो हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, एविडेंस बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट कहता है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इथियोलॉजी एज एविडेंस बाय साइन एंड सिम्टम्स, के एविडेंस्ड है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के हमें एविडेंस मिल रहा है, हमें सबूत मिल रहा है साइन सिम्टम्स के थ्रू कि इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है, हमें सबूत मिल रहा है साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू कि इसको ये प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है, एक्टिविटी इनटॉलरेंस, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस, ये हमारे पास इथियोलॉजी हो गई। एविडेंस बाय फेटीग, कि इंसान तका तका सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको एक्टिविटी इनटॉलरेंस है और ये जनरलाइज्ड वीकनेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, वीकनेस की वजह से इसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, और हम देख सकते हैं कि ये पेशेंट या ये क्लाइंट जो है ये तका सा लग रहा है। अब है डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोस और मेडिकल डायग्नोस में क्या फ़र्क है? तो नर्सिंग डायग्नोस जो है ये नर्सिंग जजमेंट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट एंड रिफर्स टू अ कंडीशन दैट नर्सेज आर लाइसेंस टू ट्रीट। और ये वो कंडीशन है जो हम नर्सेज को लाइसेंस मिलता है कि हम इसको ट्रीट कर सकें। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट। ये नर्सिंग जो जजमेंट, जब ये एक नर्स किसी बंदे को जज करता है, ठीक है, तो वो नर्सिंग डायग्नोज हो गया। ठीक है, और इट डिस्क्राइब द पेशेंट्स फिजिकल, सोशो कल्चरल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सेज टू एन इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम। और इसमें हम पेशेंट के जो फिज़िकल हो गए, सोशो कल्चरल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, ये सब रिस्पॉन्स जो है एक हेल्थ प्रॉब्लम को, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज हो गया। अब मेडिकल डायग्नोज क्या होता है? मेडिकल डायग्नोज आप याद रखें, जब एक फिजिशियन या एक डॉक्टर जो है वो जब डायग्नोज बनाता है पेशेंट को देखकर, तो वो हमारे पास मेडिकल डायग्नोज होता है। इट इज़ मेड बाय अ फिजिशियन एंड रिफर्स टू अ कंडीशन दैट ओनली अ फिजिशियन कैन ट्रीट। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन बनाता है और उस कंडीशन की और इस कंडीशन के बारे में बनाता है। ठीक है, जो वो ट्रीट कर रहा होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ मेडिकल जजमेंट। वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट था और ये हमारे पास मेडिकल जजमेंट है। मेडिकल डायग्नोसिस रिफर टू डिजीज प्रोसेस और इट डिस्क्राइब्स अ पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एन इलनेस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिक के कोई डिजीज़ प्रेजेंट होता है और इसके बाद जो फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के इलनेस के बारे में जो रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, तो उसको हम मेडिकल डायग्नोस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं।
फिर ये है कि दीज रिस्पॉन्सेज आर अमोंग इंडिविजुअल्स, ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है, और दीज रिस्पॉन्सेज आर फेयरली यूनिफॉर्म फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर, लेकिन ये एक क्लाइंट से लेकर दूसरी क्लाइंट तक यूनिफॉर्म भी रहते हैं। और द पेशेंट नर्सिंग डायग्नोसिस चेंजेस, द क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज, नर्सिंग डायग्नोस जो है वो चेंज होता रहता है जब पेशेंट का रिस्पॉन्स चेंज हो। और नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेट टू द नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये नर्स इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है ये नर्सिंग डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल टिपिट स्पॉन्जिंग फॉर फेवर, कि फेवर के लिए हम टिपिट स्पॉन्जिंग करते हैं, उसके माथे पर जो हम वो स्पॉन्जिंग करते हैं ना, तो उसको हम बग़ैर फिजिशियन के ऑर्डर की भी कर सकते हैं फेवर के लिए। अब मेडिकल डायग्नोसिस है कि दीज रिस्पॉन्स आर फेयरली यूनिफॉर्म फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर, एक क्लाइंट से लेकर दूसरे क्लाइंट तक ही यूनिफॉर्म भी रहते हैं, मतलब इसमें चेंज नहीं रहता। द पेशेंट्स मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम फॉर एज लॉन्ग एज द डिजीज़ प्रोसेस इज प्रेजेंट, जो डिजीज़ मौजूद होता है उसका जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो उसी तरह से रहता है जब तक वो डिजीज़ रहता ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। क्योंकि नर्सिंग डायग्नोस हो तो रिस्पॉन्स के साथ चेंज होता है ना, कि एक्टिविटी इंटॉलेंस हो गया रिलेटेड टू डैश डैश डैश, सही है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो डायग्नोस होते हैं वो यूनिफॉर्म ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। नर्सेज आर ओब्लिगेटेड टू कैरी आउट फिजिशियन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। अब मेडिकल डायग्नोसिस में इस तरह से होता है कि ये डिपेंडेंट फंक्शन है। डिपेंडेंट फंक्शन इस तरह कि नर्सिस को मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं वो फिजिशियन होता है, उसकी जो ऑर्डर है उसको पूरा करना होता है, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट देनी पड़ती है जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की होती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg फॉर फीवर, उसमें हम टिपिट स्पॉन्जिंग करते थे ना, कि वो नर्स इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है, ठीक है, उसमें फिजिशियन के ऑर्डर की या प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इधर मेडिकल डायग्नोसिस में जब एक फिजिशियन नर्स को ऑर्डर देता है तभी वो काम कर सकता है, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट वो दे सकता है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब एग्जांपल्स दिए कि इनफेक्टिव ब्रीथिंग हो गया, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो गया, ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गई, एक्यूट पेन हो गया, डिस्टर्ब बॉडी इमेज हो गया। अब मेडिकल डायग्नोसिस में हमारे पास क्या होगा कि इसी इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को हम अस्थमा कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस किस वजह से होती है, तो वो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उन्होंने इस तरह से लिखना होता है। अक्यूट पेन हो गया तो वह अपेंडिसाइटिस लिखते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज तो इस इधर पे एम्पुटेशन है, ठीक है, तो ये चेंज है। अब है प्लानिंग। सो इस टाइम फॉर प्लानिंग, तो प्लानिंग इज़ द थर्ड फेज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ये हमारे पास थर्ड फेज़ है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हो गया कि हमने असेसमेंट कर ली, कि असेसमेंट में हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस भी बना लिया है कि कौन सा कि क्या प्रॉब्लम है, इसकी इथियोलॉजी क्या है, ठीक है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अब हम प्लानिंग करेंगे जिसमें हम गोल सेट करेंगे कि हमने कौन सा इंटरवेंशन करना है, ठीक है, ताकि इसका जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके, ठीक है। तो द प्लानिंग इज़ द थर्ड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स एंड क्लाइंट डिवेलप क्लाइंट गोल्स, ठीक है। क्लाइंट और नर्स दोनों एक साथ भी हम गोल्स डिवेलप कर सकते हैं, डिज़ायर्ड आउटकम्स, ठीक है। एंड नर्सिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिवेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, कि हम रिड्यूस कर सके या प्रिवेंट कर सके, या हम क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम को है वो ख़त्म कर सके, ठीक है। It is the process of formulating client goals and designing the nursing interventions required to prevent, reduce और eliminate the client's health problem, ठीक है। ये भी है कि हम ऐसे गोल्स बनाएंगे जिसमें हम प्रिवेंट कर सके, रिड्यूस कर सके, और वही बात है कि एलिमिनेट कर सके क्लाइंट प्रॉब्लम को। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक है डिसीजन मेकिंग और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम डिसीजन लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के 3 टाइप्स है, एक है इनिशियल प्लानिंग, एक है ऑनगोइंग प्लानिंग, एक है डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग, प्लानिंग विच इज़ डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, जब हमने इनिशियल असेसमेंट कर ली, ठीक है, उसके बाद जब हम प्लानिंग करेंगे तो इसको हम इनिशियल प्लानिंग कहते हैं। द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द इनिशियल कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ केयर, वो नर्स जो एडमिशन कर रही होती है और उस वक्त वो जो असेसमेंट करती है, ठीक है, उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। एडमिशन के वक्त जो असेसमेंट होती है उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं, उस वक्त जो प्लान डेवलप होता है उसको हम इनिशियल प्लान कहते हैं, ठीक है। और इसको इनिशियल कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ केयर भी कह सकते हैं, ठीक है।
दूसरा है ऑन गोइंग प्लानिंग, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्लानिंग, ये बार बार दोहराया जाता है, बार बार प्लानिंग होती है। एज नर्सेज ऑब्टेन न्यू इंफॉर्मेशन इन्वॉल्वेट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू केयर, जब नर्स न्यू इंफॉर्मेशन हासिल करता है, ठीक है, और क्लाइंट के रिस्पॉन्स को इवालुएट कर रहा होता है केयर के बारे में, और उनको जो केयर के बारे में उस उनकी जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं होता, तो वो दोबारा से दूसरी प्लानिंग करते हैं कि हम दूसरा जो प्लान है उस पे चलेंगे, वो इंटरवेंशन देंगे, फिर वो रिस्पॉन्स जो है वो उसको मैयर करेगा। अगर वो रिस्पॉन्स ठीक होगा तो ये दूसरा वाला प्लानिंग जो है वो पहले वाले प्लानिंग के तो ये दूसरा वाला जो प्लेन है वो पहले वाले प्लेन से बेहतर है, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है कि दे कैन इंडिविजुअलाइज द इनिशियल केयर प्लान फर्दर, के इसको बेहतर बना सकते हैं। इनिशियल केयर प्लान जो पहले बना होता है ना, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। इट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास 1 दिन या 2 दिन से एडमिट है, ठीक है, उसको केयर दिया जा रहा होता है, लेकिन दूसरे दिन हम बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट एज अ नर्स प्लान्स द केयर टू बी गिवन दैट डे, नर्स जो है वो प्लान करता है, ठीक है, उस बेस पर कि पेशेंट से वो इवालुएशन करता है, दूसरे पिछले दिन जो केयर दी होती है उसकी इवालुएशन करता है कि उनको कैसा प्लान दिया गया है, ठीक है, कैसा केयर दिया गया है, सॉरी, ठीक है। तो उसकी थ्रू पर हम दोबारा से प्लान बनाते हैं ताकि हम पिछली वाली जो दिन का केयर है उसको और बेहतर बना सके। तो ये हमारे पास ऑन गोइंग प्लानिंग है कि बार बार होता रहता है, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, बस ये याद रखें। तीसरा है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग नाम से ही जाहिर है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके बाद जब हम प्लानिंग करते हैं द उसको हम डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज, के डिस्चार्ज के बाद उस पेशेंट को जो नीड्स होंगी उसके बारे में जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसको हम डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ अ कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर एंड शुड बी एड्रेस्ड इन ईच क्लाइंट्स केयर प्लान। और ये हमारे पास एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर के लिए। और ये हमारे पास हर एक क्लाइंट के केयर प्लान में होना चाहिए, ये जो डिस्चार्ज प्लानिंग है। हाँ, अब है प्लानिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करें या डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। फार्मुलेट गोल्स, कि हम गोल्स बनाएं। सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, जो नर्सिंग इंटरवेंशन उस गोल के लिए या उस प्रॉब्लम के लिए ठीक हो हम उसको सेलेक्ट करें। राइट नर्सिंग इंटरवेंशन, और उस नर्सिंग इंटरवेंशन को हम राइट करें, नोट कर लें, ठीक है। अब है सेटिंग प्रायोरिटीज़, कि हम प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करेंगे। द नर्स बिगिंस प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर्ड अटेंशन फर्स्ट, विच सेकंड एंड सो ऑन। प्रायोरिटीज़ हम इसको कहते हैं कि हम जो हेल्थ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हम उसको फर्स्ट बेस पे लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। फिर दूसरे जो हमारे पास थोड़ा कम अहमियत रखता है तो वो सेकंड पे, और जो हमारे पास एलिमिनेट भी हो सकता है तो वो हमारे पास थर्ड, और इस तरह से सो ऑन, ठीक है। तो nurses frequently use Maslow hierarchy of needs when setting priorities. Nurses Maslow hierarchy of needs इस्तेमाल करते हैं priorities के लिए. For example, in this physiological needs such as air, food and water are basic to life and receive higher priority than the need for security and activity. अब एक फिजियोलॉजिकल नीड में हवा, पानी और ख़ुराक, ठीक है, ये बेसिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इनकी प्रायोरिटी हाइयर है सेफ्टी और सिक्योरिटी देन द नीड फॉर सिक्योरिटी और एक्टिविटी। सिक्योरिटी के लिहाज से या एक्टिविटी के लिहाज से ये जो हवा, पानी और ख़ुराक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपने याद रखना है, ठीक है। इसके ये जो 1 2 3 4 5 ये जो है ना, इसको आपने याद रखना है। इसमें एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे क्या है और बॉटम प्रायोरिटी पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। इसी तरह सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, लास्ट प्रायोरिटी पे क्या है। ज़्यादातर एमसीक्यूज इस लास्ट प्रायोरिटी पे आते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो इसको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। फिर है प्लानिंग प्रोसेस, इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, डिज़ायर्ड आउटकम्स, कि हम क्लाइंट गोल्स बनाएंगे, ठीक है, या डिज़ायर्ड आउटकम्स, कि हमें क्या आउटकम चाहिए, ठीक है। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, जब हम प्रायोरिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, द नर्स सेट गोल्स फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस, हर एक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए गोल सेट
कर दी जाती है। गोल्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आगे आ रहे हैं, दूसरी स्लाइड में है, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन क्लाइंट गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स ये क्या है? तो इट इज़ अ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल बिहेवियर और रिस्पॉन्स दैट रिफ्लेक्ट्स द क्लाइंट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ विलनेस एंड इंडिपेंडेंस इन फंक्शन। जब एक फंक्शन में इंडिपेंडेंस आ जाए या विलनेस हो जाए, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ विलनेस हो जाए, ठीक है, एक गोल की एक गोल की वजह से, एक इंटरवेंशन की वजह से, ठीक है, और बिहेवियर और रिस्पॉन्स वो दे दे हमें, ठीक है, कि हम वेल हो गए हैं या इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये हमारे पास आउटकम हो गया या गोल हो गया। ये हमारा गोल है, ठीक है, कि हमें इनको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव विद इन ए शॉर्ट टाइम, यूजुअली लेस देन अ वीक, के लेस देन अ वीक में हमें ये अचीव करना है, ठीक है, ये गोल हमने अचीव करना है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट विल अचीव कंफर्ट विद इन 24 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिवली, कि इनका जब ऑपरेशन हो जाए पोस्ट ऑपरेटिवली, इनको 24 घंटे में आराम आ जाएगा, ठीक है। क्लाइंट विल रेज राइट आर्म और टू शोल्डर हाइट बाय फ्रेडा, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म गोल स्टेट, तो इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिलीव ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, यूजुअली ओवर वीक्स और मंथ्स, कि हमारे पास वीक्स में भी हो सकते हैं, मंथ्स में भी हो सकते हैं, कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पूरा होने में। एग्जाम्पल है क्लाइंट विल एडेयर टू पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि ऑपरेशन के बाद क्लाइंट एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। क्लाइंट विल रिगेन फुल यूज़ ऑफ राइट आर्म इन 6 वीक्स आयंस फॉर 1 मंथ, ठीक है। क्लाइंट जो है वो राइट जो हाथ है ना, इसको 6 हफ्ते के अंदर फुल यूज़ इसका कर सकता है, पूरा इस्तेमाल इसका कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक्स और मंथ्स और ज़्यादा लेता है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया। अब है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ एनी ट्रीटमेंट दैट अ नर्स परफॉर्म्स टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ। ये वो ट्रीटमेंट है जो नर्स परफॉर्म करते हैं पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में, जो ट्रीटमेंट वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। दीज आर द एक्शंस, ये वो एक्शंस है दैट नर्सेज परफॉर्म टू अचीव द क्लाइंट गोल्स, कि जो गोल्स उन्होंने अपने लिए रखी होती है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये वो एक्शन है। अब है टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन है, तो ये इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, ये वो इंटरवेंशन है या ये वो एक्टिविटीज़ है जो नर्स को लाइसेंस मिला होता है कि ये वो खुद से कर सकती है, ठीक है। दैट नर्स आर लाइसेंस टू इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स, अपनी नॉलेज और स्किल्स के लिहाज पे ये खुद वो कर सकते हैं। और डिपेंडेंट इंटरवेंशन है आर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द ऑर्डर और सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस फिजिशियन, ये एक लाइसेंस डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, वो जब उसको सुपरवाइज़ करता है एक नर्स को, ठीक है, कि इसको ये वाली इंजेक्शंस इस टाइम पे देना है, इतना डोज, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट इंटरवेंशन हो गया कि ये नर्स खुद से नहीं कर सकती कि मैं इसको ये वाली मेडिसिन लगा दूँ, ठीक है। वो जब फिजिशियन की का ऑर्डर आएगा तभी वो नर्स उस पेशेंट को वो दवाई लगा सकती है। कोलाबरेटिव इंटरवेंशन है आर एक्शंस दैट नर्स कैरीज आउट इन कोलाब्रेशन विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, कि अदर हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ जो वो कोलाबरेटिवली इंटरवेंशन करते हैं, जो एक्शंस वो लेते हैं, तो उसको हम कोलाबरेटिव इंटरवेंशन कहते हैं। अब है चौथा फेज़ जो है इम्प्लीमेंटेशन। इन द नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटिंग इज द एक्शन फेज इन विच द नर्स परफॉर्म्स द नर्सिंग इंटरवेंशन। जब अब हमने वो इंटरवेंशन जो है वो करनी है, वो हम एक्शंस में लाते हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, कि हमने वो इम्प्लीमेंट कर ली है, वो इंटरवेंशन हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। इम्प्लीमेंटिंग कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़ दैट आर द स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन नीडेड टू कैरी आउट द इंटरवेंशन। हम ये डूइंग है मतलब करना है, ठीक है, और फिर वो डॉक्यूमेंटिंग है, उन एक्टिविटीज़ को करना है और फिर उनको डॉक्यूमेंट करना है जो नर्सिंग एक्शंस हम लेते हैं इंटरवेंशन के वक्त, ठीक है। द नर्स परफॉर्म्स और डिलीगेट्स नर्सिंग एक्टिविटीज़ फॉर द इंटरवेंशंस दैट वर डेवलप्ड इन द प्लानिंग स्टेप्स। ये प्लानिंग स्टेप्स में जब हमने लिख ली होती है ना कि हमने ये वाली इंटरवेंशन करनी है, तो इसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड देन कंक्लूड्स द इम्प्लीमेंटिंग स्टेप बाय रिकॉर्डिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ एंड रिजल्टिंग क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। और फिर हम इस इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस को कब कंक्लूड करते हैं? जब हम लिख लेते हैं कि हमने ये वाली एक्टिविटी कर ली है,
ठीक है, ये वाला केयर हमने प्रोवाइड कर लिया है, ये वाला इंटरवेंशन हमने दे दी कर दिया है, और क्लाइंट का रिस्पॉन्स ये है हमारे पास, क्लाइंट कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया कि आप एक डोज दे दे पेन के लिए, ठीक है, तो हमने वो दे दिया और हमने वो लिख लिया कि मैंने वो डोज दे दिया है इतना इतना, ठीक है, ये वाली मेडिकेशन दे दी और अब पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये हमारे पास इंटरवेंशन भी हमने कर ली, इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, और हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स भी लिख लिया। फिर है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड्स द फॉलोइंग: रीअसेसिंग द क्लाइंट, के हम क्लाइंट को रीअसेस करते हैं दोबारा से, ठीक है। डिटरमाइनिंग द नर्स नीड फॉर असिस्टेंस, हम नर्सिस की नीड्स जो है उस पेशेंट से वो डिटरमाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करते हैं। सुपरवाइजिंग द डेलीगेटेड केयर, और हम जो केयर है उसको सुपरवाइज करते हैं। डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़, और उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। Just before implementing an intervention, the nurse must reassess the client to make sure the intervention is still needed. हम जब इंटरवेंशन करते हैं तो हम पेशेंट को दोबारा से असेस करते हैं, रीअसेस करते हैं कि क्लाइंट को उस चीज़ की नीड है या नहीं। डिटरमाइनिंग द नर्स नीड फॉर असिस्टेंस, व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सम नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स में रिक्वायर असिस्टेंस फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब नर्स का जो मतलब नीड है असिस्टेंस के बारे में, कि मुझे असिस्टेंस मिले, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से, और इसकी एक या दो वजह हैं, ठीक है, वो नीचे दिए गए। तो नर्स इज़ अनएबल टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग एक्टिविटी सेफली और इफिशिएंटली अलोन, कि एक पेशेंट को वो एक्टिविटी सेफली और इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता अकेले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बुलेटिंग एंड स्टडी ओबीस पेशेंट, अब एक बहुत बड़ा ओबीस पेशेंट आ गया, ठीक है, वो बेड पे लेटा हुआ है, और आपसे कह दिया जाए कि और आपको उसको मूव करना है दूसरे बेड पे फॉर एग्जांपल, तो आप तो ये अकेले नहीं कर सकते कि उसको गोद में उठा ले और फिर दूसरे बेड पे, नहीं, आप अकेले नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। असिस्टेंस वुड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द क्लाइंट, कि क्लाइंट को स्ट्रेस ना मिले, ठीक है। टर्निंग अ पर्सन हु एक्सपीरियंस अक्यूट पेन व्हेन मूव्ड, जब एक पेशेंट ऐसा होता है कि उसको आप हिला नहीं सकते, क्योंकि जब वो हिलता है तो उसको दर्द होता है, ठीक है, पेन फील होता है, तो उसमें भी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। द नर्स लैक्स द नॉलेज और स्किल्स टू इम्प्लीमेंट अ पार्टिकुलर नर्सिंग एक्टिविटी, अब एक नर्सिंग एक्टिविटी है लेकिन उस नर्स को वो स्किल्स नहीं आती, उसको वो नॉलेज नहीं है, तो उसको भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है सीनियर्स की, ठीक है, कि वो उसको असिस्ट करे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, पहले ऐसा करे, पहले ऐसा करे, पहले ऐसा करे, स्टेप बाय स्टेप उसको वो सारा असिस्ट कर लेते हैं। अ नर्स हु इज़ नॉट फेमिलियर विद अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ट्रैक्शन इक्विपमेंट नीड्स असिस्टेंस द फर्स्ट टाइम इट इज़ अप्लाइड, कि एक पेशेंट है उसको हमने कह दिया कि जाके एक नर्स है उसको कह दिया जाए कि आप इसको ट्रैक्शन लगा दे, ठीक है। ट्रैक्शन वो जो वज़न होता है ना अक्सर, जिसके वो बोन्स टूटे हुए होते हैं और उस पर हम कुछ वज़न लटका देते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं, कि आप वो ट्रैक्शन कर दे, लेकिन उसको वो स्किल्स नहीं मिला होता, उसको वो पता नहीं होता कि ट्रैक्शन करना कैसा होता है, तो वो असिस्टेंस लेता है अपनी सीनियर से और नर्सिस से कि इसको कैसे करना है, ठीक है। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, कि हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट इंटरवेंशन विल बी डन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर दें कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ब्लड टेकिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पहले पेशेंट को कह दें कि आई एम फलाना, ठीक है, और मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं आपका मतलब ब्लड कलेक्ट करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन होगा, उसको थोड़ा सा काउंसिल करे ताकि उसको पहले से आइडिया हो कि क्या होने जा रहा है, व्हाट सेंसेशन टू एक्सपेक्ट, कि उनको क्या सेंसेशन होगी, पेन होगा, ठीक है। व्हाट द क्लाइंट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, कि क्लाइंट को क्या करना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है। एंड व्हाट द एक्सपेक्टेड आउटकम इज़, और क्या आउटकम आएगा इसका इसका अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल हम ब्लड ले रहे होते हैं, तो हम पेशेंट से कह देते हैं कि आप हिलना नहीं, ठीक है, मैं बस आपका ब्लड लूँगा, थोड़ा सा पेन आपको होगा और हम वो ब्लड ले लेंगे, ठीक है। फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज़ इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द क्लाइंट प्राइवेसी, क्लाइंट की प्राइवेसी को आपने इंश्योर रखना है। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग डोर्स, कि आप दरवाज़ा भी बंद कर दें। पुलिंग कर्टन्स, बेड की जो कर्टन्स है उसको हम पुल कर सकते हैं। और ड्रैपिंग द क्लाइंट, या क्लाइंट पे कुछ कपड़ा ओढ़ सकते हैं। सुपरवाइजिंग डिलीगेटेड केयर, इफ़ केयर हैज़ बीन डिलीगेटेड टू अदर हेल्थ केयर पर्सनल, के अदर हेल्थ केयर पर्सनल को डिलीगेट हो गया, द नर्स रिस्पॉन्सिबल
for the client's overall care must ensure that the activities have been implemented according to the care plan. जब एक दूसरे मतलब एक दूसरा जो हेल्थ केयर मेंबर है उसका वो डिलीगेट हो गया, ठीक है, कि आप उसको ये सब कर दे, तो नर्स फिर भी रिस्पॉन्सिबल है कि क्लाइंट को जो केयर प्लान के लिहाज से जो चीज़ें होनी है, जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जो इंटरवेंशंस, ठीक है, तो वो ठीक तरह से हो. अदर केयर गिवर्स में बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट देयर एक्टिविटीज़ टू द नर्स बाय डॉक्यूमेंटिंग देम ऑन द क्लाइंट रिकॉर्ड. और क्लाइंट रिकॉर्ड में वो सब कम्युनिकेट करना है, रिपोर्टिंग वर्बली और फिलिंग आउट अ रिटन फॉर्म. के रिटन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या हम वर्बली भी रिपोर्ट कर सकते हैं. द नर्स वैलिडेट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू एनी एडवर्स फाइंडिंग्स और क्लाइंट्स रिस्पॉन्सेज. कि नर्स हमारे पास जो एडवर्स फाइंडिंग्स है या क्लाइंट रिस्पॉन्सेज है उसको भी वो लिख सकता है, ठीक है. दिस में इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द नर्सिंग केयर प्लान. और ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है कि हम पेशेंट के जो रिस्पॉन्सेज है वो लिख लें, क्योंकि ये हमारे पास नर्सिंग केयर प्लान को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. By documenting nursing activities, after carrying out the nursing activities, the nurse completes the implementing phase by recording the interventions and client responses in the nursing progress note. अब जो है नर्सिंग एक्टिविटीज़ आपने कर ली, ठीक है, अब उसको हम लिख लेते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ हमारे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है. और क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं और नर्सिंग प्रोग्रेस जो होते हैं वो हम लिख लें. अब है एवालुएशन. तो एवालुएशन है, evaluation is a planned ongoing purposeful activity in which the nurse determine, जिसमें नर्स डिटरमाइन करते हैं the client progress toward achievement of goals outcomes. कि हमने जो इंटरवेंशंस दी है, ठीक है, जो हमने इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट किए हैं और जो गोल्स हमने बनाए थे उसका क्या आउटकम निकला है, पेशेंट को कंफर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है. तो ये भी हमारे पास एक इवैल्यूएशन हो गया. द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान. नर्सिंग केयर प्लान का जो इफेक्टिवनेस होता है, जो बेहतरी होती है, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं. तो इधर पे हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया. आई होप मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी और लेकिन आई होप कि आपने कोई ना कोई आइडिया गेन किया होगा. मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करेंगे.